नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लासेस में हमने देख लिया था मैकल के सोमवंश, फिर उसके बाद हमने सिरपुर के पांडुयन से सोमवंश देखा था, फिर उसके बाद हमने फेनसांग का यात्रा वृत्तांत और साथ में कांकेर के जो सोमवंश थे उनके बारे में देखे था। ठीक है, कांकेर का सोमवंश के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो मध्यकालीन के समय जो मध्य इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक है। तो प्राचीन में बाकी 3 सोमवंश के बारे में हम पढ़ते हैं, एक मैकल, एक शिरपुर और एक कलिंग, और एक बच जाता है जो कांकेर, वो आता है आपके मध्यकालीन इतिहास के पोर्शन में। तो उसे भी हमने साथ में कवर कर लिया था। आज हम कलिंग का सोमवंश पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी सोमवंश लगभग एक ही वंश के थे ऐसा माना जाता है। फिर लेकिन इसके आधार पर कई इतिहासकारों का ये भी मत है कि सभी कलिंग वंश जो थे कुछ एरिया के अलग अलग थे। जैसे कि मैकल का देखे थे, वहाँ से आपके सिरपुर के पांडुवंश, सोमवंश को हटाकर उन्होंने पांडुवंश चालू कर दिया। वही था, सोमवंश ही बोला जाता था और कहीं कहीं पर पांडुवंश के नाम से उल्लेख मिलता है, इसलिए पांडुवंश बोला जाता था। ठीक है, उसी के आधार पर जब हम आगे चलते जाते हैं तो ये जो सोमवंश कलिंग का है, तो कलिंग क्षेत्र पर इनके आक्रमण के बाद से ये कलिंग का सोमवंश कहलाता है। कौशल क्षेत्र में तो इनका सत्ता रहता ही है। ये क्या करते हैं कि उड़ीसा जो क्षेत्र है, कलिंग और उड़ीसा वाला जो क्षेत्र जिसे उत्कल और कलिंग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, वहाँ भी अपना शासन साम्राज्य विस्तार करते हैं। कुछ क्षेत्र आपके आंध्रा का भी लेते हैं ये लोग, तो कलिंग का सोमवंश कहलाते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर पोर्शन आपके कलिंग के समय आएगा। क्यों? क्योंकि जो सिरपुर के पांडुवंशी शासक थे उसमें जो अंतिम शासक था उसको क्या किया गया था कि जो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय उसने आक्रमण कर समाप्त कर दिया था। ऐसा था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा। जो आपका सिरपुर के पांडुवंश का जो मैंने लेक्चर बनाया 2 से 3 वीडियो में बना होगा, वो शासकों का क्रम बहुत लंबा था, तो आप उसे जरूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने बताया था कि जो पुलकेशिन द्वितीय है उसने जो पांडुवंश था सिरपुर का उसे समाप्त करता है अंतिम रूप से। ठीक है, तो फिर ये जो कलिंग का सोमवंश था वहाँ समाप्ति के बाद से ये अपना जो बचे कुचे क्षेत्र थे या जो बचे कुचे राजा थे वो अपने क्षेत्र के साथ कलिंग की ओर पलायन हो जाते हैं और वहाँ जाकर अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा 5वीं से 6वीं शताब्दी में आपके मैकल के सोमवंश आते हैं। आपके मैकल के सोमवंश जो है वो 5वीं शताब्दी में आते हैं। फिर उसी के आगे 6वीं 7वीं शताब्दी में आपके सिरपुर का पांडुवंश आ जाता है 6वीं से 7वीं में। फिर अब देखिए कि एक शताब्दी का गैप लेकर ये 9वीं से 11वीं शताब्दी में कौन आ जा रहे हैं? कलिंग का सोमवंश। तो ये मैंने ओवरव्यू बता दिया कि सोमवंश जो इतने सारे हमने पढ़े उनका क्या क्या महत्व है और क्या क्या कैसे कैसे कालक्रम में आगे बढ़ा है। और जो मध्यकालीन वाला है वो इसके आगे आ जाता है, 13वीं 14वीं शताब्दी में आ जाता है। ठीक है, तो ये देखा हमने 13वीं 14वीं बोलता हूँ, माफ़ कीजिएगा, वो आपके 12वीं 13वीं शताब्दी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लगभग वही है, वही कालक्रम है। तो वो आप पिछला क्लास देख लीजिएगा। ठीक, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये था आपके कलिंग वंश का कालक्रम कि कैसे कैसे आए ये लोग। अब आज हम जब पढ़ेंगे कलिंग का सोमवंश तो इनके शासकों के बारे में देखेंगे, इनका क्या क्या था, कैसे कैसे था। ठीक, तो कलिंग का सोमवंश शासनकाल कब से कब तक? तो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक। कब से कब तक? तो 9वीं से 11वीं शताब्दी तक ये थे। ठीक है, 9वीं से 11वीं शताब्दी तक ये थे। ठीक, तो कैसे लाइन से याद रखना है आपको? पहले मैकल वाले थे तो 5वीं शताब्दी, फिर 6 से 7 में आपका सिरपुर पांडुवंश, 1 साल का गैप क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय ने हरा दिया। तो फिर 9वीं से 11वीं में फिर कलिंग क्षेत्र में आते हैं।
फिर उसके बाद फिर एक साल का 12वें में जो 12वीं शताब्दी उसमें गैप आ जाता है, और 13वीं से 14वीं शताब्दी, हाँ ठीक है, हाँ 13वीं से 14वीं शताब्दी में उल्लेख मिलता है फिर से कलिंग वंश का, जो कि कांकेर क्षेत्र में थे। तो कैसे कैसे वो मैंने बता दिया था। कांकेर वाले जो थे आपके कलचुरियों के मंडलाधिपति होते थे, क्योंकि हम अभी देखेंगे सोमवंश का अंतिम शासक जो रहेगा ना उसे कलचुरी वाले हरा देंगे, इस वजह से जो बचे खुचे शासक रहेंगे वो उनके अधीन आ जाते हैं, इसलिए वो लोग 13वीं 14वीं शताब्दी में वहाँ शासन करते हैं मंडलाधिपति के रूप में। ठीक, तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग मुख्य रूप से आज कलिंग का सोमवंश। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इससे क्वेश्चंस पूछे जाते थे, पहले इससे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, तो इसको नॉर्मल याद करके या नॉर्मल ये भी होते हैं इनका क्षेत्र क्या था, शासनकाल क्या था, इतना याद करके छोड़ दिया जाता था। बट अब इनके आपको सारे शासकों का भी क्रम याद रखना होगा, और उनके जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो भी उनकी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके साथ, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो शासनकाल कब से, 9वीं से 11वीं शताब्दी में। ठीक, उपाधि क्या है, तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे शिवगुप्त को छोड़कर। जो इनका संस्थापक था शिवगुप्त, उसको छोड़कर आने वाले सभी के सभी शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करेंगे। कलिंग क्षेत्र में शासन करते थे तो कलिंगाधिपति। त्रिकलिंगाधिपति क्यों, तो तीन ओर से समझ जाता है कि तीनों क्षेत्र जो था कलिंग के साथ साथ 2 और क्षेत्र थे, कौन कौन, कौशल और उत्कल। तो इन सभी तीनों क्षेत्रों को मिलाकर त्रिकलिंगाधिपति कहा गया। ठीक है, यहाँ लिखा भी गया है शासन क्षेत्र कौशल, कलिंग और उत्कल क्षेत्र में, उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में कलिंगों को अधिपति मानते थे तीनों क्षेत्रों में। ठीक है, इसलिए त्रिकलिंगाधिपति कहा गया, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक, संस्थापक शिवगुप्त थे, और इनकी एक अन्य उपाधि थी क्या, कौशलेंद्र। तो कौशल क्षेत्र में है तो क्या कौशलेंद्र, और कलिंग क्षेत्र के साथ 3 क्षेत्र आते थे तो त्रिकलिंगाधिपति। दोनों याद हो गया, दोनों रिलेट हो गया आपका। ठीक है, फिर संस्थापक कौन था, शिवगुप्त था, हमने देख लिया। समकालीन राजवंश कौन था, तो भौमकर राजवंश था, जो ऑर्डर क्षेत्र में था। ऑर्डर क्षेत्र में भौमकर राजवंश था। ठीक है, ये आपको याद रखना, शायद पूछा जा सकता है ये। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार महाशिवगुप्त के पुत्र महादेव नंद ने अपनी प्रशस्तियों में स्वयं को पांडुवंशी कहना बंद कर दिया था। पांडुवंशी कहना बंद कर दिया था, और उसके स्थान पर सोमवंशी शब्द का प्रयोग करने लगा। किंतु सोमवंशियों के उद्भव के संबंध में एक मत और है कि वे पांडुवंशी से संबंधित नहीं थे, बल्कि एक अन्य स्वतंत्र राजवंश के रूप में उनका उद्भव हुआ है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना है आपको। कुछ लोग मानते हैं कि जो सोमवंशी हैं कलिंग साइड के, उनका अलग से उद्भव हुआ है, हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। लेकिन कई विचार जो आपके इतिहासकार हैं उनका मानना ये है कि जो सोमवंशी थे उन्होंने खुद पांडुवंशी कहना बंद कर दिया। ठीक, क्योंकि सिरपुर में पांडुवंश आ गया था ना, सोमवंश के बाद सिरपुर में पांडुवंश आया, पांडुवंश के बाद फिर से इन्होंने सोमवंश शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हमने पढ़ लिया। अब इसके आगे देखेंगे कि शासकों का क्रम क्या क्या था। शासकों का क्रम क्या क्या था, बहुत ही सरल है ये, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा, बहुत ही सरल है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, शिवगुप्त, भावगुप्त, प्रथम जन्मजय। अच्छा, इस वंश के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको। इसमें जितने भी शासक आएंगे केवल 2 ही नाम आपको देखने को मिलेंगे विशेषकर, शिवगुप्त जिसे महाशिवगुप्त और महाभावगुप्त। तो शिवगुप्त भावगुप्त, शिवगुप्त भावगुप्त, शिवगुप्त भावगुप्त, यही लगातार एक के बाद एक अल्टरनेट चलता रहेगा। ठीक है, तो शिवगुप्त से शुरुआत होता है। तो ये शिवगुप्त और महागुप्त है ना, ये अपने नाम के आगे लगाते थे इन लोग। मुख्य इनका नाम होता था, इनके भावगुप्त लगने के पीछे, शिवगुप्त लगने के पीछे। तो मैं वो जो पीछे लगता था नाम, उसके आधार पर आपको याद रखूँगा। ठीक है, और आपको एक चीज़ याद रखना है, उसके पीछे जो लगे वो नाम याद करा रहा हूँ, और पहले नाम कैसे रहेंगे, तो अल्टरनेट में रहेंगे। संस्थापक तो आपको याद हो गया किससे, शिवगुप्त से है, शिवगुप्त संस्थापक ये याद हो गया। अब पहला शिवगुप्त है तो उसका पुत्र क्या होगा, भावगुप्त। भावगुप्त फिर शिवगुप्त, फिर भावगुप्त, फिर शिवगुप्त, फिर भावगुप्त। देख लेंगे ना, शिवगुप्त भावगुप्त, शिवगुप्त भावगुप्त, शिवगुप्त भावगुप्त, फिर शिवगुप्त भावगुप्त, शिवगुप्त भावगुप्त, शिवगुप्त। ठीक है, तो इस कालक्रम में हमें पढ़ना है। तो मैं हमेशा पीछे वाले नाम को आपको याद करा रहा हूँ, सामने वाले को आपको ध्यान में रखते चलना है कि पहला शिवगुप्त था, उसके बाद उसका पुत्र आएगा भावगुप्त, फिर उसका पुत्र आएगा तो शिवगुप्त, फिर उसका पुत्र हो गया तो भावगुप्त। ऐसे आपको चलना है। तो शिवगुप्त पहला, फिर दूसरा भावगुप्त, हमेशा ऐसी क्रम में चलेगा। तो मैंने इसके लिए एक ट्रिक बनाया। ये सारे नाम तो आपको इतनी जल्दी याद होंगे नहीं, जैसे जन्मजय, ययाति, भीमरथ, धर्मरथ, नहुष, इंद्रदत्त, अभिमन्यु, चंडीहर, उद्योतकेशी, जन्मजय, पुरंजय, कर्णकेशरी, ये सब याद हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, वो ट्रिक आपको याद करते चलना है। तो शिवगुप्त सबको याद हो गया कि संस्थापक था। तो शिव ने क्या बोला
कि भीम, जय भीम धनी है। शिव ने क्या बोला? शिव ने बोला जय भीम, ज से जय य भीम, धनी है, धन-ई, धनी है, जय भीम धनी है, जो कि चंडी उद्योग का जनक है। क्या है? चंडी उद्योग का जनक है। चंडी उद्योग का क्या है? जनक है। ठीक है, क्या बोला? शिव ने बोला जय भीम, जय भीम धनी है। धनी को ऐसे लिख रहा हूं ना मैं, मात्रा अलग कर, धनी है। ठीक है, तो अब इसमें याद रखना है आपको क्या? शिव से शिवगुप्त, ज से जन्मजय, य से ययाति, भीम से भीमरथ। ठीक है, ज से जन्मजय, ज, य से ययाति, भीम से भीमरथ, भीम धनी से ध से धर्मरथ, न से नहुस और ई से इंद्ररथ। ठीक है, शिव ने बोला जय भीम धनी है, हो गया। फिर आगे क्या बोला? धनी है। कैसे धनी है? जो कि चंडी उद्योग का जनक है। तो चंडी से चंडीहर ययाति, उद्योग से उद्योत केशरी, है ना, उद्योग का से उद्योत केशरी हो गया। जनक है से जन से जन्मजय, जन्मजय। फिर आ गया जन्मजय, ये जन्मजय है जो है आपका महाभवगुप्त है, और ये जो है महाशिवगुप्त है, दोनों में डिफरेंस है। ठीक, तो जन्मजय, फिर आ गया जनक का जन्मजय, और क से कर्णकेशरी। कर्णकेशरी अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ये था, क्या ट्रिक बताया मैंने? शिव ने बोला जय भीम धनी है, जो कि चंडी उद्योग का जनक है। चंडी उद्योग के जनक है। नाम कहाँ कहाँ से आएगा? जय, या जय से आएगा, भीम से आएगा, धनी से आएगा, है छोड़ देना है आपको, फिर चंडी से आएगा, फिर उद्योग का से आएगा, उद्योग केशरी, फिर जनक से जन का जन्मजय, और क से कर्णकेशरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीच के जो भी मैंने है और जो की जोड़ा है उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये सारे शासक के नाम हो गए, तो ये ट्रिक आप लिख लीजिएगा। और इसी प्रकार निमोनिक कोड के माध्यम से और रिलेटिव मेथड के माध्यम से याद करने के लिए, अपनी तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए आप हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। हमारा ऑनलाइन एप्लीकेशन योगेंद्र साहू क्लासेस, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये था शासकों का क्रम, मैंने आपको बता दिया। अब शासक कौन कौन से आए ये देखते हैं। तो प्रमुख शासक में देखेंगे शिवगुप्त। शिवगुप्त को संस्थापक बोला गया, प्रथम शासक बोला गया। इनके राजत्व काल में त्रिपुरी के कलचुरी शासक राजा मुग्धतुंग ने कौशल पर चढ़ाई की और इसके अधीन रहे पाली क्षेत्र को छीन लिया। पाली, जो कि आप बाण वंश देखेंगे तो बाण वंश का जो क्षेत्र था पाली कोरबा, उस वाले क्षेत्र को ये जो है मुग्धतुंग, जो कि कलचुरी शासक रहता है, वो छीन लेता है। अभी ये कलचुरी जो शासक हैं वो छत्तीसगढ़ पर नहीं आए हैं, ये अभी त्रिपुरी से राज्य कर रहे हैं ना, त्रिपुरी से राज्य कर रहे हैं। आगे इनका पुत्र है, इनके वंश में एक आएगा कलिंगराज, जो कोक्कल देव द्वितीय का पुत्र रहेगा, वो आके छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करता है। अभी ये केवल त्रिपुरी से आ रहे हैं, तो कलचुरी शासक हमें पढ़ना है। अगर कोई जान रहा होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होना कि मुग्धतुंग के बारे में पढ़े नहीं, क्योंकि ये त्रिपुरी क्षेत्र का है ना अभी। तो उसने क्या किया? पाली क्षेत्र को छीन लिया था। किसने? शिवगुप्त से छीन लिया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय, जन्म जय भीम से याद किए थे, जन्मजय। तो शिवगुप्त पहला है, तो अगला कौन रहेगा? भवगुप्त, तो महाभवगुप्त। ठीक है, महाभवगुप्त प्रथम जन्मजय, ये ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक, फिर उसके आगे देखेंगे क्या, इसका नाम धर्मकंदर्प और स्वभावतुंग है। क्या है? धर्मकंदर्प और स्वभावतुंग। इसको कैसे याद करेंगे सर? तो देखना, कभी कभी बोला जाता ना कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए, धर्म वाला होना चाहिए, व्यक्ति का स्वभाव धर्मी होना चाहिए। और कब से होना चाहिए? तो जन्म से ही। तो जन्म से ही व्यक्ति का स्वभाव धर्म वाला होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए। तो वहाँ से जन्म से धर्मी हम लोग कर लेंगे। क्या? जन्म से धर्म का स्वभाव होना चाहिए। जन्म से जन्मजय, धर्म का धर्मकंदर्प, स्वभाव से स्वभावतुंग। तो व्यक्ति का जन्म से धर्म का स्वभाव होना चाहिए। तो जन्मजय, धर्मकंदर्प, स्वभावतुंग, ये इसके नाम है, किसके? भवगुप्त प्रथम जन्मजय के। ठीक है, 880 से 920 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। टोटल 40 वर्ष, सब सर्वाधिक समय तक शासन इन्होंने ही किया था, और सर्वाधिक प्रतापी राजा भी यही थे। टोटल 40 वर्ष इन्होंने शासन किया था। ठीक है, फिर उपाधि क्या थी? तो इन्होंने त्रिकलिंग के क्षेत्र को अधिकार प्राप्त कर लिया था, इस कारण त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। इसने नहीं किया था, इसके आगे जो भी आएंगे, इसने पहली बार किया त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण। इसके आगे जो भी शासक आएंगे वो सारे के सारे इस उपाधि को धारण करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल शासक थे, मैंने बताया। तो इसके सर्वाधिक 13 ताम्रपत्र प्राप्त होते। कितने? 13 ताम्रपत्र प्राप्त होते। 40 साल का इसने शासन किया, 880 से 920 ईस्वी तक। ठीक, फिर देखेंगे आगे। महानदी के दक्षिण में स्थित सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेने के कारण कौशलेंद्र की उपाधि धारण की।
ये कौशल क्षेत्र में आता था, सारंगढ़ और सिरपुर। तो कौशल क्षेत्र में अधिकार करने के कारण कौशलेंद्र की उपाधि धारण की। तो विशेषकर आपको एरिया पूछ सकता है, तो एरिया आपको याद रखना है क्या, सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र। ठीक है, सारंगढ़ व सिरपुर क्षेत्र, इसमें अधिकार करने के कारण स्वयं को क्या, कौशलेंद्र की उपाधि दी। अन्य उपाधियां इसी की आती, तो बहुत सारी उपाधि धारण किया था इसने। परम भट्टारक हो गए, महाराजाधिराज हो गए, परमेश्वर हो गए, महेश्वर हो गया, परम महेश्वर हो गया, लिखा नहीं गया, ये सब भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, परमेश्वरम, परम महेश्वर, ये सारे के सारे महाभवगुप्त जन्मेजय की उपाधियां थी। क्या, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम महेश्वर, त्रिकलंगाधिपति, कौशलेंद्र, ये सारी इसके उपाधियां थी। ठीक है, और इससे स्पष्ट होता है कि ये शैव धर्म को मानने वाले थे। कौन, आपके जो सोमवंशी शासक हैं, वो सोमवंशी शासक आपके शैव धर्म को मानने वाले थे, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ताम्रपत्र, इसका जो मुख्य, जो 13 ताम्रपत्र में जो सबसे फेमस ताम्रपत्र है वो सुवर्णपुर का ताम्रपत्र है। सुवर्णपुर ताम्रपत्र, सुवर्णपुर ताम्रपत्र, जिसे सोनपुर बोला जाता है, उड़ीसा क्षेत्र में है। फिर अभिलेख क्या है, तो मूरसीमा और आराम, मूरसीमा और आराम। अब इसने क्या है, बहुत सारे वो किए हैं, युद्ध किए, अपना राज्य क्षेत्र बढ़ाया। यहाँ देख लिया, सारंगढ़ सूर्यपुर क्षेत्र में है। तो क्या बोलेगा, सब किसी को बताएगा तो ये मोर सीमा है, मोर सीमा, छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे ना, तो बोलेगा मोर सीमा है। तो मोर सीमा से क्या, मूर सीमा, मूर सीमा। अब ये मूर सीमा अपना विस्तार कर लिया है, इतना ज़्यादा विस्तार कर लिया साम्राज्य, तो अब क्या करेगा, आराम करेगा, तो आराम, आराम। ठीक है, तो ताम्रपत्र में क्या था, सुवर्णपुर, तो तांबा और सोना करके याद कर लेना। तांबा और सोना जो है, तांबा का जो है वो सोना में मिला। और अभिलेख का कैसे रिलेट करेंगे, तो ये मोर सीमा करके बता रहा है, और इतना युद्ध कर लिया तो अब आराम कर रहे हैं, आराम कर। तो इसके ऊपर लेख लिखाएगा ना कोई भी, अपने जो युद्ध है, अपने विजय के बारे में तो लेख लिखाएगा, तो ये अभिलेख हो गया। ठीक है, तो मोर सीमा और आराम, ये भी सोनपुर अभिलेख, सोनपुर क्षेत्र में मिला इसलिए। ठीक, अब विशेष क्या इसके बारे में, तो संभवतः इन्होंने कलचुरियों को पराजित कर अपने छीने हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया। इनके पिता के समय में, शिवगुप्त के समय में मुग्धतुंग ने चढ़ाई की थी कौशल क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को इसने प्राप्त किया, ऐसा बोला जाता है। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन कराया, राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन कराया, तो मैंने शुरू में बताया शौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और लक्ष्मी का अंकन ये भी दर्शाता कि ये विष्णु धर्म को भी मानते रहे होंगे। राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन ये भी दर्शाता है कि ये विष्णु के भी भक्त रहे होंगे। ठीक है, लेकिन विशेषकर पूछा जाए तो आपको शैव धर्म लेना है। फिर जन्मेजय ने सर्वप्रथम त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, बाद में सभी शासकों ने यह उपाधि धारण की, मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपके प्रथम महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इंपॉर्टेंट शासक है, हमने बता दिया था। जन्म से धर्म का भाव होना चाहिए, तो इसके अन्य नाम याद कर लिए। 40 साल तक शासन किया, 13 ताम्रपत्र, सबसे फेमस सुवर्ण ताम्रपत्र, तो तांबा सोना रिलेट कर लिया है। फिर बहुत ज़्यादा जगह को जीत लिया था, सिरपुर सारंगढ़ क्षेत्र, तो कौशल क्षेत्र, तो कौशलेंद्र की उपाधि। कलिंग में राज करता था तीनों क्षेत्रों में, तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि। इसके अलावा अन्य उपाधि क्या थी, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम महेश्वर, ये सब की उपाधि धारण की थी, बहुत उपाधि धारण की इसने। फिर अभिलेख में तो अब बहुत ज़्यादा शासन क्षेत्र बढ़ाया, तो अपना लेख लिखवाएगा ना अपने विजय के बारे में, तो अभिलेख कहाँ, तो किसके बारे में बताएगा, अपनी सीमा के बारे में, तो मोर सीमा, मोर सीमा है ये, इतना मैंने जीता है, ऐसे करके अभिलेख लिखाया। उसके बाद आराम करने लगे, तो मोर सीमा और आराम अभिलेख ऐसे रिलेट करना है। ठीक है, फिर इसके पिता के समय में जो शासन इसका छीन गया था, उसे कलचुरियों के द्वारा फिर से वापस किया था, और अपने राजमुद्रा में लक्ष्मी का अंकन किया था, जैसे कि सरबपुरी वंश के बाद से जैसे सोमवंशियों ने अपनाया था। हमने जो देखा था मैकल और पांडु, सिरपुर के पांडु वंशों में, कि उन्होंने भी गजलक्ष्मी का अंकन करना चालू किया था, तो ये भी उस क्रम को जारी रखे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूरा सोमवंशी आप उठा कर देख लीजिए, गजलक्ष्मी का उत्कीर्ण किया हो मुद्रा आपको मिलेगा ही, तो गजलक्ष्मी आपको याद रखना ही है। ठीक है, अन्य जो सोमवंशी थे परम भागवत उपाधि धारण करते थे, देखे थे हमने पिछले क्लास में इसमें, लेकिन आपको याद तो परम भागवत से आप वैष्णव धर्म को रिलेट किए थे, केवल महाशिवगुप्त बालार्जुन को छोड़कर। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन वो शैव धर्म का अनुयायी था, और उसके आगे जो इधर कलिंग वाला क्षेत्र आ गया, तो यहाँ भी आपको देखेंगे शैव धर्म को मानने वाले हैं। तो क्योंकि लिंगेश्वर लिंगराज मंदिर आपने देखा होगा, कलिंग क्षेत्र में आता ना, उड़ीसा में है लिंगराज मंदिर, तो किसका है, किसका है वो, शिव जी का है। तो वहाँ से आप रिलेट कर लेंगे कि कलिंग क्षेत्र में शासन किया उसने, शैव धर्म को माना था। ठीक है, तो ये क्लियर कर लिए। अब इसके आगे के जो शासक आएंगे तो उसमें एक दो ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बाकी सारे छोटे छोटे हैं, मतलब ज़्यादा उसमें याद करने का पॉइंट है नहीं। तो आपको मेन प्रथम भवगुप्त प्रथम जन्मेजय में याद रखना है। फिर जय, य से जय भीम से हम लोग याद करते, य से ययाति, तो इसको पूरा मारने से याद किया हूँ मैं, इसका ययाति जो है उसके बारे में पूरा मारने से मैंने याद किया हुआ है।
मुझे शायद बताते ना बनेगा, लेकिन आप अगर समझ रहे हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। 920 से 955 तक, तो इसने क्या 35 साल तक। अच्छा, अब मैं क्रम बता देता हूँ। पहले ने 40 साल किया, पहले मतलब महाशिवगुप्त से, महाभवगुप्त से बता रहा हूँ। महाभवगुप्त ने 40, फिर अगले ने 35, फिर उसका 20 और 20, फिर आगे आएगा 15, फिर आएगा 12, फिर आएगा 18। तो ये क्रम से याद रखना। क्या, महाभवगुप्त जन्मजय ने 40 साल, फिर ययाति ने 35 साल, फिर भीम, जय भीम था, भीम ने 20 साल, ध से धर्मरथ ने 20 साल, न से नहुस ने 15 साल, ई से इंद्रदत्त ने 12 साल, ठीक है। इंद्रदत्त के बाद आता है धनी है चंडीहर उद्योत केसरी ने किया था आपका 18 साल तक, ठीक है। चंडीहर उद्योत केसरी ने आपके 18 साल तक शासन किया था। उसके आगे आपको जानने को मिलेगा कि फिर 25 साल आ जाएगा। ये 25 साल जो है वो अंतिम है, कहीं कहीं पर इसे अंतिम बोला जाता है, हम आगे पढ़ लेंगे। तो ये क्रम को आप याद रखना, 40, 35, 20, 20, 15, 12, 18, 25, 40, 35, 20, 20, 15, 12, 18, 25। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि कब से कब तक इनका शासनकाल रहा होगा, ठीक है। क्योंकि दिया गया शासनकाल तो पूछा जा सकता है, तो आप जरूर याद रखें। और मैंने इसको बोला कि पूरा मारने से रिलेट किया कैसे। ययाति का देखो मारम मजूर शिलालेख, मारम मजूर शिलालेख, कौन सा शिलालेख बोला जाएगा तो मारम मजूर शिलालेख, मारम मजूर शिलालेख मारने से रिलेट हो गया। इन्होंने चेदी नरेश दुर्गराज को पराजित किया था, तो उनको मारा तभी तो पराजित किया गया ना, तो दुर्गराज को मार दिया था। दुर्गराज को भी बोला जाता है कि दुर्ग का संस्थापक है। जैसे जयराज को बोला जाता है ना, जयराज को मानमात्र को बोला जाता है कि वो क्या था, उसने भी दुर्ग शहर की स्थापना की। उसी प्रकार इस दुर्गराज का भी नाम आता है कहीं कहीं पर कि इसने जो है क्या बोलते हैं दुर्ग शहर की स्थापना की थी। जयराज किस वंश का था? जयराज आपका कौन से वंश का था? किसी को याद है? नहीं याद है? अगर याद होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। प्रीवियस क्लास में भी मैंने क्योंकि जयराज के बारे में बताया है, तो अगर नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, ठीक। तो ये हमने देखा कब से देखा, 920 से 955 तक 35 साल। महारंजुर शिलालेख प्राप्त होता है, मारने से याद किए थे। दुर्गराज को पराजित कर देता है, संपूर्ण उड़ीसा क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल कर देता है, अन्य जो शासक रहेंगे उनको भी मार दिया। फिर विनीतपुर को ययाति नगर कर दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। विनीतपुर का नामकरण ययाति नगर कर दिया। विनीतपुर इनका राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। राजधानी क्षेत्र के बारे में यहाँ बताया नहीं गया, लेकिन आपको याद रखना है विनीतपुर जो है इनका राजधानी क्षेत्र हुआ करता था। इसे ये बदल कर क्या नामकरण कर देते हैं, ययाति नगर कर देते हैं, ठीक है। तो ये था ययाति के बारे में। फिर भीमरथ के बारे में देखते हैं। तो मैंने बताया था 40, 35, फिर 20 साल 55 से 75 तक इसने शासन किया। इसके समय लक्ष्मण राज द्वितीय जो कलचुरी शासक थे, त्रिपुरी नरेश, मैंने बताया कि कलचुरियों का अभी छत्तीसगढ़ में आगमन नहीं हुआ, त्रिपुरी से शासन कर रहे हैं। तो इसने मध्य कौशल और ओड्र पर आक्रमण किया और वहां के शासकों को पराजित किया, किंतु उन्हें अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखा। तो ये बोला जाता है कि जो लक्ष्मण राज द्वितीय है उसने कलिंग के सोमवार पर आक्रमण तो किया, लेकिन वहां आक्रमण करने के बाद उन क्षेत्रों को छोड़ दिया, उन्होंने वहां पर शासन नहीं किया। तो केवल उनको हराने के उद्देश्य से, क्योंकि शिवगुप्त को हराकर उनके क्षेत्र को जीता था, फिर भावगुप्त ने वापस उनसे छीन लिया। तो यही दिखाने के लिए हम पावरफुल हैं, इसलिए लक्ष्मण राज द्वितीय यहाँ आक्रमण करता है और छोड़ देता है, ठीक है। फिर यह शैव धर्म का अनुयायी था, जितने भी आएंगे सब शैव धर्म में वाले रहेंगे। इसे पृथ्वी का भूषण तथा कली का कल्प वृक्ष कहा जाता था। इसे पृथ्वी का भूषण, किसे? भीमरथ को पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष, कली मतलब कलयुग का कल्प वृक्ष, मतलब ये बहुत ज़्यादा दानी दाता रहा होगा, बहुत ज़्यादा दान पुण्य करने वाला, अपनी प्रजा को खुश करने वाला रहा होगा, इसलिए इसे कली का कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष से क्या तात्पर्य? अगर आपने कभी इसके बारे में सुना होगा तो ये बोला जाता है कि ऐसा वृक्ष है जिसके आगे आप जाकर जो कुछ भी मांगते हैं उन सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो उसी प्रकार से भीमरथ रहे होंगे, ऐसा अंदेशा है, इसलिए इसे कली का कल्प वृक्ष भी कहा जाता था। तो पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता था? भीमरथ को कहा जाता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट था कि विनीतपुर को ययाति नगर बना दिया, मारा मजूर शिलालेख, ठीक। उस प्रकार भीमरथ का पृथ्वी का भूषण और कली का कल्प वृक्ष। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ पर बताना भूल गया, आप याद रखिएगा, किसमें? जन्मजय में। जन्मजय को बोला जाता था कि ये बृहस्पति का अवतार है, इसे बृहस्पति का अवतार बोला जाता था। किसको? जन्मजय को। जन्मजय को बृहस्पति का अवतार, स्वयं बृहस्पति का अवतार माना जाता था, ठीक है, इसके युद्ध कौशल के कारण, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जय भीम धनी है, ध से धर्मरथ, ये भी 20 साल तक शासन करते हैं। वहाँ 55 से 75, तो 75 से 95 तक ये शासन करेगा, ठीक है, इसके बारे में हमने देख लिया।
इसकी मुद्रा में, राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन है। कमल पर बैठी लक्ष्मी का चित्रांकन है। जैसे हमने अभी गजलक्ष्मी देखा, गजलक्ष्मी का चित्रांकन था जन्मजय के में, वैसे धर्मरथ के में भी है। धर्मरथ के में क्या है, तो कमल पर बैठी हुई लक्ष्मी का चित्रांकन देखने को मिलता है। अगर कमल पर बैठी की जगह आपको गजलक्ष्मी भी दिया जाए तो आपको गजलक्ष्मी भी आंसर लेना है अगर पूछा जाएगा तो, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पर दोनों बाइफर्केट करके दे दिया, कमल पर बैठी और गजलक्ष्मी, तो आपको कमल पर बैठी ले लेना है, लेकिन याद दोनों को रखते चलना, ठीक। फिर अभिलेख तो यह इसमें है बहुला पारा, बहुला पारा अभिलेख, बहुला पारा अभिलेख, बहुला पारा अभिलेख मिलता है। इसके अनुसार धर्मरथ ने आंध्र और गौड़ के नगरों को जला दिया था। इस युद्ध में इसके भाई इंद्ररथ ने इसका साथ दिया था, अतः इसने इंद्ररथ को कलिंग का गवर्नर नियुक्त किया था। कलिंग का, अब ये लोग क्या थे ना, भीमरथ जब आया तो भीमरथ के 3 पुत्र थे। एक तो धर्मरथ जो धनी है करके पढ़े ना, जो धनी, जय भीम धनी है, तो जय से जन्मजय, यश से याति, भीम से भीमरथ। फिर धनी से हम लोग 3 नाम याद करते हैं, धर्मरथ, नहुस और इंद्ररथ, तो ये तीनों भीमरथ के बेटे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो इसने अपने भाई के साथ मिलकर युद्ध किया, जीता, और जीतने के बाद इंद्ररथ को कलिंग का गवर्नर नियुक्त किया। फिर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार बंगाल और आंध्र तक कर लिया था, बंगाल और आंध्र तक कर लिया था। ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में इसे द्वितीय परशुराम कहा गया है। जैसे जन्मजय को बृहस्पति का अवतार माना गया है, उसी प्रकार ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में, ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख में धर्मरथ को द्वितीय परशुराम कहा गया, द्वितीय परशुराम कहा गया। तो धर्म से रिलेट कर लेना इस शासक को। माता लक्ष्मी है तो धर्म वाला है, ठीक है। इंद्र का नाम आ रहा है, इंद्र इसका भाई था, धर्म से संबंधित। फिर परशुराम का आ रहा है तो धर्म के रक्षक ऐसे करके, तो परशुराम भी कहा जाता था इसको। तो सब याद रखना है आपको, ठीक है, धर्म से रिलेट करके याद रखना है। 20 साल शासन किए, 75 से 95। राजमुद्रा में कमल में बैठी लक्ष्मी है, बहुला पारा अभिलेख से संबंधित है। इंद्ररथ को युद्ध जीतने के बाद कलिंग गवर्नर नियुक्त किया, ये याद रखना है। बंगाल आंध्र तक इसका विस्तार था साम्राज्य का, और इसे द्वितीय परशुराम की उपाधि दी जाती। कहाँ, तो ब्रह्मेश्वर मंदिर शिलालेख के अनुसार, ठीक है, याद रखना है। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।